हेलो दोस्तों, बैंकिंग डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप एक हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी रखने हैं इससे पहले कि आप बैंक में एक्चुअली अपना हाउसिंग लोन का एप्लीकेशन डालें, ताकि आपको बैंक के बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म विथ 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये हर बैंक का अलग अलग होता है, तो आप जिस भी बैंक में अपना हाउसिंग लोन का एप्लीकेशन डालना चाहते हैं उस बैंक का प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ही भरकर जमा करें। काफ़ी ऑब्वियस है, एप्लीकेशन तो देना ही पड़ता है। सेकेंडली, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ स्टेटमेंट इन द बैंक्स फॉर्मेट फ्रॉम एप्लीकेंट्स, को एप्लीकेंट्स एंड गारंटर्स। तो आपके जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उन सब की स्टेटमेंट देनी पड़ती है आपको बैंक में। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको मार्केट में बेचे जाने पर आपको कैश मिलता है। वहीं लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ वो लोन से एडवांसेस होती हैं जो आपने अपने कंपनी या फिर किसी बैंक से लिए हुए हो, जिन्हें अभी पूरी तरह से चुकाना बाकी हो। ये स्टेटमेंट बैंक को आपके नेटवर्थ का पता लगाने में हेल्प करती हैं और ये स्टेटमेंट आपके साथ साथ आपके को एप्लीकेंट या फिर अगर कोई गारंटर है तो उन्हें भी सबमिट करना पड़ता है बैंक में। तीसरे नंबर पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देनी पड़ती है। इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, वोटर आई डी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर यहाँ पे आधार भी आप दे सकते हैं। उसी तरह से चौथे नंबर पर आपको एक प्रूफ ऑफ रेसिडेंस भी देना पड़ता है। इसमें भी आपका रिसेंट टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, पासपोर्ट या फिर वोटर आई डी दे सकते हैं, और इस केस में भी आप आधार दे सकते हैं। पाँचवें नंबर पर प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका जाहिर सी बात है एक ऑफिस होगा, एक फैक्ट्री होगी या फिर एक बिजनेस यूनिट होगा, तो उसका भी प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता है। इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, इसमें आप अगर आपका प्रीमाइसेस जो है रेंटेड है तो आप रेंट एग्रीमेंट शो कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, टेलीफोन बिल आता है, वो दे सकते हैं। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी के पेपर सबमिट कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर सैलरीड क्लास। यानी अगर आप एक सैलरीड क्लास से बिलोंग करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपको अपना प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना होता है। इसमें आप अपना जॉइनिंग लेटर दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं, या फिर जब आप प्रोबेशन से कंफर्मेशन जब आपका हुआ हो वो कंफर्मेशन लेटर दे सकते हैं, या फिर आपने जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उनसे एक लेटर लिखवा के भी बैंक में दे सकते हैं, उससे भी काम बन जाता है। इसके अलावा आपको सैलरी स्लिप्स देने पड़ते हैं। आपको जनरली लास्ट 6 महीने के सैलरी स्लिप चाहिए होते हैं बैंक में। इसके बाद आपका जहां सैलरी अकाउंट मेंटेन है जिस भी बैंक में, अगर उसके अलावा आप किसी दूसरे बैंक पे हाउसिंग लोन का एप्लीकेशन देते हैं तो आपको अपने सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ता है, ताकि आपने जो सैलरी स्लिप्स बैंक में सबमिट किए हैं वो एक्चुअली आपके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं कि नहीं नियमित रूप से, वो बैंक वेरीफाई कर पाए। ये 6 महीने से 12 महीने तक बैंक आपको डिमांड कर सकती है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ अदर इनकम लाइक रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इफ एनी। यानी अगर आपकी कोई अदर इनकम है, बिजनेस या फिर सैलरी के अलावा अगर आप कोई इनकम करते हैं, जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप उससे रेंट कमाते हैं, तो आपको वो रेंट एग्रीमेंट और उसका स्टेटमेंट भी देना पड़ सकता है। उसी तरह से अगर आपका बिज़नेस है और आपने अपने कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट लेते हैं तो उसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बैंक में जमा करनी पड़ती है, ताकि आपका टोटल इनकम कैलकुलेट कर पाए। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं,
तो आपको अपने 3 साल के फाइनेंशियल्स और आईटी फाइल देने पड़ेंगे। आईटी रिटर्न की फाइल की कॉपी भी देनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी आपको 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जमा करना पड़ता है। इसके बाद अगर आप जॉब करते हैं वैसे ही आपको फॉर्म 16 देनी पड़ती है, आपको आईटीआर फाइल देनी पड़ती है, और अगर आप कॉरपोरेट हैं तो वेल्थ टैक्स के रिटर्न्स भी आपको 3 साल के दिखाने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एक घर खरीद रहे हैं और आपने ऑलरेडी उसका एग्रीमेंट ऑफ सेल करवा रखा है, तो वो एग्रीमेंट ऑफ सेल भी आपको बैंक में जमा करना पड़ता है, ताकि आपकी रजिस्ट्री की जो भी डेट हो, फाइनल पेमेंट की जो डेट हो, उससे पहले बैंक आपका लोन का एप्लीकेशन कंप्लीट सैंक्शन करवा दे और आपको पैसे टाइम पे मिल जाए रजिस्ट्री करवाने के लिए। और अगर आपकी नाम पे कोई ज़मीन है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो होम लोन लेकर, तो आपके पास जो सेल डीड है वो सेल डीड ज़रूर से बैंक में जमा करें। अगर इनहेरिटेंस से आपको मिली है, जो दान पत्र होती है, डीड होती है, वो दान पत्र डीड भी आप बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइसेंस्ड इंजीनियर से आपने जो अपना सैंक्शन प्लान बनाया हुआ होगा, जिसके अंतर्गत आपका घर बनेगा, पूरा कंस्ट्रक्शन होगा, उसी हिसाब से वो सैंक्शन प्लान आपको बनवा लेना है बैंक में जाने से पहले। उसके बाद आपको अपने टाइटल डीड की हिस्ट्री भी देनी पड़ेगी, यानी आपने जो टाइटल डीड एक्वायर की है या जो ज़मीन एक्वायर की है, तो जो टाइटल ट्रांसफ़र हुआ है आपके नाम पे, ये रिकॉर्ड आपको पास्ट 13 साल का जमा देना पड़ेगा। जो चेन डीड होती है वो जमा देनी पड़ेगी। अगर आपके पास सारे ओरिजिनल्स में अवेलेबल हैं, यानी पिछले 13 साल में अगर प्रॉपर्टी 2 बार बेची गई है, तो दोनों ही डीड आपके पास ओरिजिनल में होने चाहिए। अगर ओरिजिनल में नहीं है तो 30 साल का रिकॉर्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा, यानी 30 साल के रिकॉर्ड की कॉपीज़ आपको बैंक में जमा देनी पड़ेगी। इसी के बेसिस पे आपका लीगल सर्चिंग किया जाएगा बैंक की तरफ से। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ टाइटल इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, आपने अगर ज़मीन खरीद ली है, तो घर खरीद लिया है, तो इंश्योर करें कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपका टाइटल चेंज हो गया हो। अगर टाइटल चेंज ना हुआ हो तो आप ज़रूर से म्यूटेशन करवा लें, क्योंकि बैंक आपको ये डिमांड कर सकती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वेरेवर एप्लीकेबल, आपने अगर प्रॉपर्टी टैक्स भरा हो तो उसके रिसिप्ट्स नियमित रूप से बैंक में दे दें। इसके बाद 2 चीज़ें आती हैं, लीगल ओपिनियन फ्रॉम एडवोकेट एंड वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजीनियर विल बी अरेंज्ड बाय बैंक एट एप्लीकेंट्स कॉस्ट। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हाउसिंग लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में। आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, बैंक उसका लीगल सर्च कराती है कोई भी हाउसिंग लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले, ताकि बैंक को ये पता चल सके कि आपके जो प्रॉपर्टी है या फिर कोई लैंड है उसमें किसी तरह का इनकम्बरेंस तो नहीं है। तो ये लॉयर बैंक को एक नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देता है, जिसमें बैंक को ये पता चलता है कि आपके जो प्रॉपर्टी में कोई किसी तरह का अटैचमेंट नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी तरह का इनकम्बरेंस नहीं है। और ये जब तक क्लीन निकल कर नहीं आता, बैंक तब तक आपको फाइनेंस नहीं करता है। इसी तरह से एक और रिपोर्ट जो कि वैल्यूएशन रिपोर्ट है, ये बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर्स होते हैं, उनसे बैंक आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू कराती है, ताकि जो कॉस्टिंग हो या फिर लोन का जो अमाउंट हो वो सही तय कर पाए बैंक। इसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर आपका हाउसिंग लोन का एप्लीकेशन 1 करोड़ से ऊपर है, तो ये जो वैल्यूएशन कराती है बैंक, ये 2 वैल्यूअर से कराएगी, 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कराएगी, 2 अलग अलग वैल्यूअर से, अगर आपका लोन का अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है तो। और ध्यान रखें, ये जो लीगल सर्च और ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होते हैं, ये आपके कॉस्ट पे बैंक निकालता है। आपके लोन की एप्लीकेशन है, इस वजह से ये फीस आपको भरनी पड़ती है। जनरली ये 5 से 6 हज़ार रुपये में हो जाता है दोनों ही चीज़ें।
अब ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है और इनके पर्सनल रेट्स होते हैं लॉयर और वैल्यूअर के, इसमें बैंक का कोई रोल नहीं होता। तो ये थी लिस्ट। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अगर आप एक हाउसिंग लोन अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके बाहर ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हों, पर केस टू केस डिपेंड कर सकता है। अगर आपके केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो बैंक आपको एक दो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांग सकता है, लेकिन बेसिकली आपको बस यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रेडी रखने हैं आपके पास, और इससे ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ब्रांच मैनेजर के पास जाएं लोन की अर्ज़ी देने के लिए, ये फ़ाइल रेडी करके जाएं ताकि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैं उस पर कुछ हेल्प कर पाया हूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से एक लाइक करें वीडियो को, और अगर आपको फाइनेंस और बैंकिंग से लेकर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं यहीं ये वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।